हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास गौर। स्वागत है आपका अपने चैनल EWB पर। तो आज से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीटेट या किसी भी एग्जाम में, मोस्टली टीचिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे सभी एग्जाम में, लेकिन आपका जो मेन मोटो रहेगा वो टीचिंग एग्जाम्स को लेकर रहेगा। ठीक है। और अभी सीटेट का एग्जाम है, तो सीटेट प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए गए हैं मैं ट्राई करूंगा उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने का। और हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैथ और साइंस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। और बीच बीच में पेडागोजी भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैथ और साइंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, इस चीज को पहले आप जान लीजिए अच्छे से। ठीक है। मान लीजिए हमने साइंस में 3, 4 या 5 क्वेश्चन उठाए हैं एक क्लास के लिए, आज के लिए मान लेते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन कराने का मेरा मतलब ये रहेगा कि उस क्वेश्चन मतलब वो जो क्वेश्चन आया है किस टॉपिक से आया है, उस पूरे टॉपिक को आपको क्लियर कराना, ताकि उस टॉपिक से कहीं भी कभी भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर ले जाएं। ठीक है। और बेटर रहेगा कि आप साथ में नोट्स बनाते चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, फिलहाल में आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये विश्वास दिलाता हूँ आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा और आप बेटर तरीके से सीख पाएंगे। ये आपको विश्वास बना के रखना पड़ेगा। और मैं चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका इसी साल जुलाई में क्वेश्चन आया था सीटेट में। तो क्वेश्चन ये था, सुनीता ड्रॉप्स ए पीस ऑफ, और एक चीज ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे अपना बायलैंग्वेज करने वाले हैं, दोनों भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने वाले हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सुनीता ड्रॉप्स ए पीस ऑफ पोटेशियम मेटल इन ए बीकर ऑफ कोल्ड वाटर एंड नोट्स डाउन द ऑब्जर्वेशंस। अब देखो ध्यान से इधर, सुनीता ने क्या किया, सुनीता ने एक पोटेशियम का टुकड़ा लिया, उसको एक ठंडे पानी में डाल दिया, ठंडे पानी में डाल दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम हमारा होता है मेटल। क्या होता है? मेटल। आई थिंक आप लोग सब लोग 12th करके आए हैं तो इतना सब कुछ आपको पता ही होगा। बेसिकली आपको कुछ तो पता होना चाहिए, जैसे आपका हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, जिंक, आयरन, लेड, और यहाँ पे लिख दीजिए आप सिल्वर, गोल्ड, सॉरी यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ये है आपका आयरन, और यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसके लिए मैं एक बताता हूँ शॉर्टकट। ये होता है कनाका मग अल मंजन, मगल मग अल जनफे। बाकी इसको आप याद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। जो आपका ये देखो, ये दीज ऑल आर मेटल्स, दीज ऑल आर मेटल्स। उसने, सुनीता ने क्या किया है कि पोटेशियम के टुकड़े को पानी में डाला है। पानी कैसा है? ठंडा पानी है। अब सुनना, यहाँ पे मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है पानी के साथ में। पहली बात ये है, कोई मेटल्स ठंडे पानी में ही रिएक्ट कर जाती है, कोई मेटल्स ठंडे पानी में रिएक्ट नहीं करती है, उसको चाहिए गर्म पानी, चाहिए हॉट वाटर। कोई मेटल हमारे गर्म पानी में भी रिएक्ट नहीं करती है, उसको चाहिए होता है स्टीम। स्टीम इज ए फॉर्म ऑफ वाटर। ध्यान रखना, स्टीम हमारा क्या है? वाटर ही है, लेकिन वाटर इन गैसेस स्टेट, गैसीय अवस्था में जो पानी होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम। ठीक है। एक एक बात को सुनना अच्छे से, सभी क्वेश्चंस हैं, सभी आंसर्स हैं, सभी क्वेश्चंस हैं। अब सुनना, ये जो होती है दो मेटल हमारी, कौन सी? पोटेशियम और सोडियम, और इसको भी मिला लेते हैं, 3 मेटल्स जो होती हैं। ये हमारी जितनी भी मेटल्स हैं, सुन लेना पहला पॉइंट, जितनी भी मेटल्स हैं इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आती हैं ये। ठीक है। क्या होती हैं? सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं ये। ठीक है। अगर ये सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं तो जाहिर सी बात है इनको माध्यम से फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसी भी माध्यम में रिएक्शन कर लेंगे। इन्हें ठंडे पानी से, गर्म पानी से, स्टीम से, डजंट मैटर, इन्हें रिएक्शन करना ही है। और देखो ध्यान से, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे इससे, कोल्ड वाटर, सेम यहां भी कोल्ड वाटर, सेम यहां भी कोल्ड वाटर। इन तीनों में जब ये रिएक्शन होते हैं तो एक चीज कॉमन है कि गैस जो निकलती है वो निकलती है आपकी H2 गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस।
कौन निकलती है आपकी है हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। ठीक, पहला आंसर। दूसरा क्या है, यहाँ से जो और क्या बनाएंगे, और ये बनाते हैं अपने हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं अपने हाइड्रोक्साइड। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम है तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम है तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इतना आपको यहां से समझ लेना है। ठीक है, अब देखो इसके आपको आंसर्स मिल गए होंगे। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, और ध्यान देना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। इसका ये मतलब है कि जब भी रिएक्शन होगी तो बड़ी मात्रा में हीट क्या होगी, इवॉल्व, हीट निकलती है। हीट क्या होती है, हीट निकलती है। जैसे आप उसके टुकड़े को पानी में डालेंगे और थोड़ी देर बाद मतलब तुरंत ही, ये एक्सपेरिमेंट जब भी करें बहुत सीधी पानी में उसको डालें और दूर थोड़ा डिस्टेंस बना लें, दूर से देखें उसको, और ये दिवाली बन जाएगी एकदम, पट 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 होगी एकदम, हीट निकलेगी इसमें, हीट इसमें निकलती है। और जिसमें हीट निकलती है हिंदी बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तुमने एक रिएक्शन और देखी होगी, चूने को, चूना जो पत्थर वाला होता है उसको हम पानी में डालें तभी हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। तो ऐसे रिएक्शन जहां हीट निकलती है वो रिएक्शन हमारी कहलाती है कौन सी, कौन सी, एक्सोथर्मिक। एक मिनट करेक्शन करना है इसमें, करेक्शन करना है इसमें। वो बार बार मैं एंडो बोल रहा था, एंडो मतलब होता है जिसमें हीट देनी पड़ती है, इसमें हीट देनी पड़ती है, वो एंडो नहीं रहेगा, एक्सो रहेगा। एक बार इसमें करेक्शन कर लेना, करेक्शन कर लेना। यहाँ पे इसमें हीट निकलती है वो हमारी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है। जिसमें हीट देनी पड़ती है वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, हीट निकले, वो रिएक्शन हमारी कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, हीट निकलती है, हीट यहाँ पे क्या होता है, निकलती है, और कैसी, वायलेंटली, मतलब हिंसात्मक हो जाती है। हिंसात्मक मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से व्यू होता है। तो यहाँ पे हीट आपकी निकलती है। तो ये जो रिएक्शन होंगी ये कैसी होंगी आपकी, एक्सोथर्मिक। कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक। बन क्या रहा है, हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मैग्नीशियम। ये हमारा हॉट वाटर से करता है रिएक्शन है। किससे करता है, हॉट वाटर से। बनना वही है, बनना क्या है, H2 गैस बनेगी और साथ में बनेगा इसका हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ध्यान रखना, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये ऐसी मेटल्स हैं जो रिएक्शन करते हैं किससे, स्टीम से। किससे करेंगे ये हमारी, ये रिएक्शन करते हैं स्टीम से। ठीक है, ये ठंडे पानी से, गर्म पानी से रिएक्शन नहीं करेंगी। कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अगर पेपर में आता है तो ध्यान रखना, ये रिएक्शन तभी देंगी जब पानी किस फॉर्म में हो, आपका स्टीम फॉर्म में हो। बनना क्या है, बनना वही है H2 गैस प्लस, यहां ध्यान रखना, यहां ध्यान रखना, यहां बनेगा हाइड्रोक्साइड नहीं, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा यहाँ पे, यहां बनेगा आपका मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा आपका, मेटल ऑक्साइड। तो जो Al है वो बनाएगा Al2O3, जो जिंक है वो बनाएगा ZnO, जो आयरन है वो बनाएगा Fe3O4। आयरन क्या बनाएगा आपका, Fe3O4। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है यहां तक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर लेड मान लो, लेड भी मान लो एक, ये भी, ये चार जो मेटल्स हैं, लेड, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये पानी से रिएक्शन नहीं देती हैं। ध्यान रखना, पानी किसी भी स्टेट में हो, ठंडा, गर्म, स्टीम, कोई स्टेट में हो, पानी से ये रिएक्शन नहीं देंगी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ध्यान से देखो, पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, एकदम सही बात है। हमने बताया था ना कि पोटेशियम पानी के साथ में क्रिया करके एकदम हिंसात्मक हो जाता है, दृश्य थोड़ा सा दिवाली जैसा दिखता है ना। और H2 गैस इज इवॉल्व, हम हर बार देख रहे हैं सब में H2 गैस निकल रहा है, तो यहां भी H2 गैस निकल रहा है, ये चीज कॉमन है। ठीक है, पॉप साउंड, ये ऑप्शन भी सही है कि जब भी इस रिएक्शन में H2 गैस निकलती है तो पॉप साउंड मतलब इट साउंड्स लाइक फट 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 वाली जो आवाज होती है उसको बोलते हैं पॉप साउंड। यहाँ जो H2 गैस निकलती है वो पॉप साउंड के साथ ही निकलती है, ये आपको एक्सपेरिमेंट में दिखेगा। तो क्या यहाँ पे सही नहीं है, ये पूछा गया था, विच इज नॉट ट्रू। तो ट्रू ये नहीं है,
इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या कौन सही नहीं है, तो आंसर आपको ये मार के आना कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ लिखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने क्या कहा था, इसमें हीट निकल रही है, जिसमें हीट निकलती है वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है। इस क्वेश्चन में और कोई डाउट नहीं बचा होगा, और यहाँ से इससे ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का है। हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कम से कम 8-8, 10-10 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया आपका हीट से रिलेटेड, किससे, हीट से रिलेटेड। तो पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आप इसके सारे आंसर आप खुद कर लेंगे, ठीक है। देखो पहले हीट क्या होता है। हीट, पहली बात तो हीट क्या है, हीट एक हमारा ऊर्जा का रूप है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी है तो एनर्जी क्या होती है, कन्वर्टेबल होती है। एनर्जी क्या होती है, ट्रेवल करती है। ध्यान रखना, एनर्जी कभी भी ना तो नष्ट होती है और ना ही ये कभी नई तरीके से हम उत्पन्न कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा क्या होती है, कन्वर्टेबल, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या था, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट, है ना। हीट के चालन, ऊष्मा के चालन से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो हीट जो होता है वो 3 तरीके से हमारा चलता है। एक होता है आपका कंडक्शन, एक होता है आपका कन्वेक्शन, और एक होता है आपका रेडिएशन, ठीक है। तो कंडक्शन जो होता है ये आपको देखने को मिलता है सॉलिड्स में, किसमें, सॉलिड्स में। और कंडक्शन का मतलब होता है चालन, चालन चाहे सॉलिड हो, हम लोग पढ़ते हैं इसको सॉलिड में, लेकिन इसको बेसिकली अगर हीट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी तरीके से वो अगर ट्रेवल हो रही है, वो कंडक्शन ही कहलाता है, चाहे वो गैस में हो चाहे वो लिक्विड में हो। बस इसको एक नाम दे दिया गया है कि चालन, संवहन, इसको हिंदी बोलते हैं चालन, इसकी हिंदी है संवहन, इसकी हिंदी है विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण, 3 रास्ते से हीट हमारी होती है ट्रेवल, ठीक है। अब 3 रास्ते क्यों, इसमें मान लेते हैं सॉलिड, बेसिकली सॉलिड है, इसमें लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, सब आते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में आपका सिर्फ क्या आता है, सिर्फ क्या आता है, लिक्विड्स में जो होता है, लिक्विड्स में जो हीट फ्लो होता है वो आपका किसके माध्यम से होता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। गैसेस में जो हीट फ्लो होता है या वैक्यूम से जो हीट फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम लोग हैं रेडिएशन। जैसे हमारा सन है, सन से जो लाइट आ रही है वो रेडिएशन है, वो जो हीट है वो हमारी रेडिएशन है। जैसे हम किसी बर्नर के पास जो जल रहा हो उसके ऊपर हाथ रखें तो जो हीट हमारे हाथ को फील होती है वो आपकी रेडिएशन है, ठीक है। अब अगर आप गर्म लोहे की रॉड को छुएंगे तो वो आपका कंडक्शन है, आपने टच करके किसके, कांटेक्ट में आके जब हीट फ्लो हो जाए, कांटेक्ट में आके हीट फ्लो हो जाए, वो क्या है आपका कंडक्शन कहलाता है। बेसिकली इतना सा मानना है आपको, ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या कैसा है। कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड, कह रहा है इसमें कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये जो पहला पॉइंट है वो सही बात लिखा हुआ है, जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड्स में, ठोसों में ज्यादा स्पीड से होता है। क्यों, क्योंकि ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम पास पास में होते हैं, एनर्जी को वो जल्दी से कैरी करा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। लिक्विड में जो पार्टिकल्स थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, इंट्रामोलिकुलर स्पेस थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये बात एकदम सही लिखी है। 2 ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन कॉन्टेक्ट फॉर हीट फ्लो, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में हीट फ्लो तभी होगी जब वो कांटेक्ट में होंगे, ऐसा वो ये कह रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में हीट फ्लो तभी होगी जब उनके बीच में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। सुनना सही से, मान लेते हैं ये हमारा एक कोई बर्तन है, और कैसा बर्तन है, आइसोलेटेड, इसका बाहर की दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, बाहर की हीट इसमें ना आएगी ना इससे बाहर हीट जाएगी, ऐसा हम लोग मान चलते हैं। कैसा बर्तन है आपका, आइसोलेटेड वेसल है ये, ठीक है। यहाँ में एक ये बॉल एक ये बॉल, दोनों हमने यहाँ पे आइडेंटिकल बॉल रखी हैं, कैसी हैं आपकी, मेटलिक हैं, ठीक है, मेटलिक हैं दोनों। इसके पास तापमान है कितना, मान लेते हैं 120 जूल, इसके पास तापमान कितना है
100 जूल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दोनों बॉल कांटेक्ट में नहीं है तब भी इनमें हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर होता ही है, और ध्यान रखना कब तक होगा, जब तक कि इन दोनों के तापमान बराबर ना हो जाएं। जैसे ही लेवल बराबर हो जाएगा आपका हीट फ्लो रुक जाएगा, है ना। किसी भी चीज के लिए फ्लो, कोई भी चीज का फ्लो हो, चाहे करंट फ्लो हो, चाहे हीट फ्लो हो, चाहे वाटर फ्लो हो, मेन जो फैक्टर होता है वो होना चाहिए डिफरेंस। किसमें होना चाहिए? डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पानी अगर है तो वहां पे हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं पानी ऐसे अगर तुम डालोगे वहीं रुक जाएगा। फ्लो कराना तो उसको कुछ ऐसे हो या ऐसे हो। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ होना चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस ये आपका 120 जूल पे है। ये मान लो यहाँ पे मान लो सेल्सियस 120 डिग्री सेल्सियस या ये 100 डिग्री सेल्सियस जो मान लें, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा हायर टू लोअर। कोई भी फ्लो होता है कहाँ होता है? हायर टू लोअर। और कब तक होगा? जब इसका तापमान कितना हो जाएगा 110, इसका कितना हो जाए 110, है ना। यहाँ से 10 जूल ट्रांसफर होगा, यहाँ से 10 ट्रांसफर होगा तो यहाँ बचेगा 110, यहाँ हो जाएगा 100 से 110। जैसे ही इनके टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे हीट फ्लो रुक जाएगा। ठीक, अब ये चाहे कॉन्टेक्ट में हो चाहे नॉन कॉन्टेक्ट में हो, दोनों में होगा। ठीक, तो जो बात नंबर सेकंड लिखी है ये आपकी गलत है, ये आपकी गलत है। ये गलत है तभी ये सही है, क्योंकि पूछा गया है कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। ये हमारा, इसको हम पेपर में टिक करके आते हैं। अब इनको देख लेते हैं। कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ऐसी बात नहीं है। गैसों में कंडक्शन होता है, क्योंकि हीट जो आती है वो गैसों से चल के आती है। हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में गैसें ही हैं जो हीट आ रही है, हमें हीट फील हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके बाद ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रोली इन सेम वे। कह रहा है कि सभी मटेरियल्स में जो हीट फ्लो होती है उनमें सेम तरीके से नहीं होती है ना। डू नॉट है, सेम तरीके से नहीं होती है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो मटेरियल्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है ना। अब मान लो लोहा है और एक लकड़ी है। लोहे में आपको एक रॉड है लोहे की, इस एंड को आप गर्म करेंगे और धीरे धीरे आपका ये एंड भी गर्म हो जाएगा। ठीक, अगर ये लकड़ी होती, लकड़ी आप गर्म करेंगे वो से गर्म नहीं होगी, गर्म होकर सीधे वो जलना शुरू कर देगी। हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, वो जल रही है। हीट ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स उसके वहीं बने रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें हीट ट्रांसफर हो जाए वो होते हैं हमारे कंडक्टर होते हैं। जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, लकड़ी हो गया है ना, ये सब ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात एकदम सही सी है कि सभी मटेरियल्स में हीट सेम तरीके से फ्लो नहीं होती है ना। मेटल्स में भी अलग अलग होता है। चांदी में अलग तरीके से होगा, लोहे में अलग, कॉपर में अलग, सबका अलग अलग होता है। मटेरियल्स में हीट फ्लो अलग अलग स्पीड से होता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। आई होप इसके सारे आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकता है आगे, तो वो ये पूछ सकता है क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों हो रहे हों? तो जी हाँ, ऐसा ऑप्शन है। तो जैसे आप सोचिए अपने मन में, एक आपने गैस स्टोव है, बर्नर के ऊपर आपने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। बर्नर के ऊपर आपने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो जो बर्नर से हीट निकलेगी वो क्या है? वो आपका रेडिएशन है। क्या है? वो आपका रेडिएशन है। जैसे ही वो आपके बर्तन के कांटेक्ट में आएगा, बर्तन आपका मेटलिक है, वो गर्म होगा, तो वो कंडक्शन है ना। मेटल में हीट ट्रांसफर वो होता है आपका कंडक्शन होता है। गैसी माध्यम से हीट आई है, मतलब बर्नर हीट जो भेजी है वो आपका रेडिएशन है। अब जो पानी यहाँ पर गर्म होगा, अब पानी लिक्विड है, लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होती है किस माध्यम से होती है? कन्वेक्शन से होती है, बताया था अभी। कन्वेक्शन में क्या होता है? लिक्विड के नीचे के जो पार्टिकल्स हैं वो हीट होके ऊपर पहुंचते हैं, उनको मिल जाती है ऊर्जा मिल जाती है, तो उनकी क्या बढ़ती है? उनकी बढ़ जाती है काइनेटिक एनर्जी, जिससे उनकी स्पीड बढ़ जाती है। रैंडम मोशन करते हैं, भागते हैं तेज तेज, और वो ऊपर पहुंचते हैं। ऐसे धीरे धीरे सारे पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपका। तीनों प्रोसेस एक साथ में होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, हो सकती है, पॉसिबल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यस मार्क के आना है। इसमें जो सारे क्वेश्चंस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका ये लास्ट
क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ ए एंड बी, द एटॉमिक नंबर ऑफ ए का जो एटॉमिक नंबर है कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ बी वो कितना है, 17 दिया गया है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फाउंड फ्रॉम ए एंड बी कुड बी, कह रहा है ए का परमाणु क्रमांक वो 13 है, सिंपली बोल रहे हैं, जो बी का जो परमाणु क्रमांक 17 है, तो कह रहा है इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था जुलाई सीटेट 2024। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। 12th करके आए हैं तो इतना आपको आता होगा, सभी को आता होगा इस लेवल पे, 12th और ग्रेजुएशन करके आए हैं आप लोग, है ना, ग्रेजुएशन भी करके आए हैं। तो सबसे पहली बात हम लिखते हैं ए। ठीक, ए का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, लिख लिया। बी कितना है, सॉरी ए का 13 है, बी का 17 है। अगर जो 13 को लिखना होता है हमें इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये बात सबको पता होगी। एटॉमिक नंबर हिंदी क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक, जितना होता है उस एटम में उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। शर्त ये है कि हमारा जो एटम है वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। ठीक है, अब देखो ध्यान से इधर, ये 13 है, पहले सेल में पहली जो कक्षा होती है एटम की उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। दूसरे में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तीसरे में कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो है कितने, 13, तो 8 2 10 फिल हो गए, कितने बचे, 3, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, यहाँ कितने, 17। पहले में 2 होते हैं, ध्यान रखना पहली कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है, 2 ही आ सकते हैं वहां पे, 2 से कम रह सकते हैं, 1 रह जाएगा, लेकिन 2 से ऊपर पहले सेल में नहीं रहेंगे। देखो ध्यान दो, इसको बोलते हैं के सेल, इसको एल सेल, इसको एम सेल। नेक्स्ट अगर है तो एन सेल। ठीक है, यहाँ 2 होंगे, फिर यहाँ पे 8, कितने हो गए, 8 2 10, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 18 आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, लास्ट सेल में देखो, यहाँ से आपके कई क्वेश्चन है जो तैयार होंगे। पेपर में जो आया था वो बहुत ही आसान था। ठीक है, वो हम लोग बताएंगे अभी। जो ये लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे 4 से कम है या 4 हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरे 4 से कम है या 4 हैं, तो उनकी वैलेंसी वही होती है, उनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 3। क्या हो जाएगी, वैलेंसी 3। वैलेंसी में अगर देखो, अगर यहाँ 1 होता तब भी वैलेंसी 1 होती, वैलेंसी अगर यहाँ 2 होता तब भी वैलेंसी 2 होती, अगर यहाँ 3 वैलेंसी 3, अगर यहाँ 4 तो वैलेंसी 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आपके 4 से ज्यादा आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, उसके लिए जब आपको निकालना हो, वैलेंसी निकालना हो आपको, जब भी आपको वैलेंसी निकालना हो, तब उस नंबर में से आपको 8 घटाना है। उस नंबर में से आपको क्या करना है, 8 घटाना है। तो आंसर क्या आएगा आपका, -1। अब हम देखो, जब भी हमें 2 एलिमेंट्स दिए जाएं, उनका हमें केमिकल फॉर्मूला पता करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे उनकी वैलेंसी निकालेंगे। ठीक है, और देखो ध्यान से इधर कितना आ गया, इसका 3 आ गया, मतलब जो ए है उसके पास वैलेंसी क्या आई है, +3। बी है उसकी वैलेंसी क्या आई है, -1 आई है। ठीक है, अब यहाँ पे लगता है क्रिस क्रॉस मेथड। जो बी की वैलेंसी है, देखो यहाँ प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, प्लस माइनस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ 1 है, 1 वाला इसकी पूंछ में लटकेगा, 1 वाला इसकी पूंछ में लटकेगा, जो ए वाला है वो बी की पूंछ में लटकेगा। तो क्या बनेगा हमारा, AB3 बनेगा। 1 को हम लोग लिखते नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा कौन सा, AB3। अब सुनो सही से, है ये तो तुम्हारा क्वेश्चन था बेसिक वाला एकदम। अब मान लो तुमसे कोई ऐसे पूछ देता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके आए, इतना तो आपसे वो एक्सपेक्ट कर ही सकता है कि भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। इन एलिमेंट्स को भी पहचानो, और इन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो बना है उसका नाम लिखो, है ना। तो पहली बात, अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 है तो ये रहा होगा हमारा एल्यूमिनियम रहा होगा। क्या रहा होगा, एल्यूमिनियम। 17 है, 17 एटॉमिक नंबर इसका होता है, वो होता है हमारा क्लोरीन होता है।
क्या होता है, क्लोरीन। पहले हमने इनको पहचान लिया। अब इनके कॉम्बो से जो बनेगा वो ये बनेगा। अभी हमने देखा इसका कितना आया था 3, इसका कितना आया था 1। क्या बनेगा हमारा AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्या बना हमारा ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये इसका नाम होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपको कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मतलब हमने कहते हैं हम एक एलिमेंट A है, उसका एटॉमिक नंबर आपका 8 है, सॉरी एक एलिमेंट A है उसका एटॉमिक नंबर 12 है, एक B है उसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो इन दोनों एलिमेंट्स के मिलने से कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये आपको आंसर करना है। तो आंसर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका तुम्हें खुद से बनाना है और इसका आंसर तुम्हें लिखना है कमेंट में। एक एलिमेंट हमारा A है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 12 है। एक एलिमेंट B है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है। इन दोनों जैसे मैं इसको किया है वैसे आपको आंसर बताना है, क्या आएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो उम्मीद है ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये आपका वर्क रहेगा 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर याद करना, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर याद करना। और मैं आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट जानकारी बता देना चाहता हूँ, गांठ बांध दीजिए इसको, कि अगर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हमारे 4 से कम आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हमारे कहलाएंगे मेटल। क्या कहलाएंगे हमारे मेटल। लेकिन 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 केमिस्ट्री में एक्सेप्शन हर जगह है, अपवाद हर जगह है, H को छोड़कर, H और हीलियम को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों होते हैं हमारे गैसियस स्टेट में होते हैं, और जो गैसियस स्टेट में होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन मेटल, है ना। मेटल्स ऑलवेज किस स्टेट में होते हैं, मेटल्स हमारे होते हैं ठोस अवस्था में हमेशा। लिक्विड में भी होता है कौन, मरकरी, एक और होता है गैलियम, 2 लिक्विड में होते हैं। गैस में हमारा कोई भी मेटल नहीं होता है। नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं, जिनके वैलेंस सेल में, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, ये सब क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, अधातुमय कहते हैं, क्या होते हैं अधातुमय। ठीक है, हमने यहाँ से आपके कई क्वेश्चन तैयार करा दिए हैं। ठीक, और एक चीज सुन लो, और सुन लो एक चीज, जिनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2 आ जाए या 8 आ जाए, ये सब हमारे होते हैं नोबल गैसेज, आदर्श गैसें। कैसे होती हैं, आदर्श गैसें। आदर्श गैसें क्या होती हैं, ऐसी गैसें जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। जैसे हम कहें नियॉन, क्या कहें नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है, इसको लिखो 2,8, लास्ट में 8 आ गया, तो नियॉन क्या कहलाएगी हमारी आदर्श गैस। आदर्श गैस क्या होती है, जो कभी भी किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, वो अपने अपने ही रूप में रहती है, किसी से मिलती नहीं है, वो हमारी होती है आदर्श गैसें। ठीक है, आदर्श गैसों की वैलेंसी क्या होती है 0, ध्यान रखना, आदर्श गैसों की वैलेंसी क्या होती है 0। जिसकी कुछ वैलेंसी है वही हमारे हमेशा कंबाइन करते हैं, इसकी कोई वैलेंसी ही नहीं है वो खुद अपने आप में स्टेबल हैं। कोई कह सकता है यहाँ पे कोई कंबाइन क्यों करता है, कोई कंबाइन करता क्यों, एलिमेंट्स कंबाइन करते क्यों हैं, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, मतलब अपने को स्टेबल बनाने के लिए एलिमेंट्स हमेशा क्या करते हैं कंबाइन। और केमिस्ट्री में अगर कोई चीज स्टेबल हो रही है तो वो क्या लॉस करेगी, एनर्जी लॉस करेगी। इतिहास गवाह है कभी भी एनर्जी गेन करके कोई स्टेबल नहीं हुआ है, एनर्जी आपको लॉस करनी पड़ेगी तब आप स्टेबल होंगे। ये हमारा दैनिक जीवन में भी लगता है फंडा। आई होप इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न रहे होंगे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी अगली जो वीडियो आएगा वो देखते हैं, मैथ पे आता है, साइंस पे आता है, इसी तरीके से डिटेल चर्चा होगी, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप बस ध्यान देना PYQs, सीटेट क्लियर करना है तो PYQs लगाने ही पड़ेंगे आपको, जितने भी साल के मिले सब लगा जाओ, सब इसी से हर बार आता है, आपकी नैया पार हो जाएगी। 10-15 सेट लगा लोगे पर्याप्त हो जाएगा, और यहाँ मैं तुम्हें करवा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।